तो आपको हेडिंग यहां पर मिलेगी कंपनी रूल एक्सपेंड्स। ठीक है, तो कंपनी का जो रूल है वो यहां पर आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखेंगे, इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से 1757, ठीक है, 1757 से लेकर 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने अलग अलग यहां पर आपको राज्य देखने को मिलेंगे, अलग अलग टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी, जिसको यहां पर क्या किया, इन्होंने एनेक्स किया। तो आपको यहां पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट से जो आपको इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये मैप दिया गया है ना। अब यहां पर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ये कुछ येलो कलर में आपको चीजें देखने को मिल रही है, जैसे बनारस हो गया, कलकत्ता हो गया, है ना, फिर ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो जो येलो कलर में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, ये वो एरियाज थे जो कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आपको देखने को मिले, है ना। और जो आपको ये थोड़ा सा रेड टाइप में देखने को मिल रहा है, ये क्या थे, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भी ब्रिटिशर्स को बहुत काम करना है ना, क्योंकि वो पूरे भारत में जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र जो है वो स्थापित करेंगे। तो वो कैसे यहां पर होगा, अब उस पर्टिकुलर चीज को हम इस हेडिंग के अंतर्गत यहां पर पढ़ने वाले हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरी, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं कि अपना एरिया अगर उनको एक्सपेंड करना है तो बस क्या करो कि कोई टेरिटरी अगर आप जानते नहीं हो तो आप उनके ऊपर यहां पर क्या करो, डायरेक्टली अटैक कर दो। लेकिन जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर आपको काम करने का तरीका था, वो ये था कि वो बहुत रेयरली यहां पर क्या करते थे कि डायरेक्टली जो है वो मिलिट्री अटैक करते थे, है ना, कि डायरेक्टली क्या कर दिया कि हमने उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जो है वो यहां पर अटैक कर दिया। लेकिन उसकी जगह पर वो लोग क्या करते थे, इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, उसके बाद यहां पर इकोनॉमिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक जो यहां पर मेथड्स होती थी, उनको यहां पर क्या करते थे, वो यूज करते थे, है ना। मतलब उनसे बातचीत करके हो गए, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कोई टाइज आपको देखने को मिलेंगे, या डिप्लोमेसी करके, है ना, कि आप हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए वो करेंगे। तो इस तरीके की डिप्लोमेसी जो होती है उसके बारे में बात की गई है। तो यहां पर क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे कि अगर कोई भी इंडियन किंगडम है ना, जिसके ऊपर ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिसको ये जीतना चाहते थे, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले वो इनको इन्फ्लुएंस करते थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, और इन्फ्लुएंस करने के बाद जो है वो फिर उनके ऊपर यहां पर अटैक करेंगे। तो ये इनकी पॉलिसी यहां पर थी। ऐसा नहीं होता था कि बिना कुछ जाने समझे, है ना, कि सामने वाले की पावर कितनी है, इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान रखती थी कि भाई यहां पर क्या है कि पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, जो अलग अलग तरीके से अटैक वगैरह है वो यहां पर हम लॉन्च करेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी जो था वो 1757 था, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 था। द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स, मतलब कि जो भी अलग अलग तरीके के इंडियन किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अपने जो लोग थे उनको यहां पर बोल दिया कि भाई आप लोग यहां पर रहना स्टार्ट करो। तो वो लोग भी वहां पर उस पर्टिकुलर किंगडम में, उस पर्टिकुलर स्टेट्स में जो है वो रहना शुरू कर दिया। दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब उनका मतलब यहां पर ये क्या हुआ कि हमने अपने कुछ खुफिया लोग जो हैं वो इंडियन किंगडम्स में यहां पर अपॉइंट कर दिए कि तुम्हें यहां पर रहना है, लेकिन जो भी यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होती हैं, जो भी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, आप हमें यहां पर क्या करोगे, जो कंपनी है उसको इन्फॉर्म करोगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल या फिर कॉमर्शियल एजेंट्स हैं, है ना, मतलब राजनीतिक एजेंट्स भी यहां पर हो सकते हैं, और जो भी यहां पर ट्रेड वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड भी एजेंट्स हो सकते थे। और इनका काम यहां पर यह था कि रहना केवल काम नहीं था, है ना, कि ब्रिटिशर्स जो है वो केवल उनका भला चाहते थे, इसलिए उनको बोल दिया कि तुम यहां पर रह सकते हो। इनका काम यह था कि उस पर्टिकुलर किंगडम में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, है ना, जो भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज यहां पर हो रही हैं, उन चीजों को यहां पर कंपनी को रिपोर्ट करना, ताकि कंपनी को उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिले। मतलब खुफिया लोग जो है वो यहां पर अपॉइंट कर दिए। थ्रू द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब यहां पर क्या हुआ कि जब उनको इंफॉर्मेशन यहां पर मिलने लग गई, तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी यहां पर इंडियन स्टेट्स थे जहां पर आपको पॉपुलेशन अपॉइंटेड देखने को मिली, है ना, वहां पर क्या कर दिया उन्होंने, उनके जो इंटरनल मैटर होते हैं उसमें अफेयर करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ ना करें। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में राजा का रूल आपको देखने को मिल रहा है, अगर उस राजा के अलावा कोई उसके काम में यहां पर इंटरफेयर करेगा तो राजा को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स एक्चुअली यही चाहते थे कि भाई उनका जो ट्रेड का पॉलिसी है उसको किसी भी तरीके से वो कोई भी कंप्रोमाइज यहां पर ना करे। तो अगर राजा यहां पर या कोई भी यहां पर सुल्तान आपको देखने को मिल रहा है वो अलग अलग तरीके से कोई एक्शन यहां पर लेता है, तो हमें यह चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि इस तरीके की कोई भी चीज जो है
वो हमको यहाँ पर देखने को ना मिले, कोई भी हमारे इंटरनल जो अफेयर होते हैं उसमें यहाँ पर इंटरफेयर ना करे। They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि अब इनका जो है वो वर्चस्व इतना यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया कि ब्रिटिशर्स अलग अलग तरीके के जो स्टेट्स होते हैं वहां पर वो ये देखने लग गए कि भाई अगर मान लीजिए कि अभी कोई राजा है, अभी कोई नवाब है ना, तो उसके बाद यहाँ पर नवाब कौन बनेगा, ऐसा क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ताकि उनकी जो पॉलिसीज हो वो यहाँ पर क्या हो कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाए। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहाँ पर होते थे, क्योंकि राजा अकेले काम तो करता नहीं है, उसकी सलाह करने के लिए अलग अलग ऑफिसेस यहाँ पर होंगे, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में यहाँ पर कौन काम करेगा और किस तरीके से ब्रिटिशर्स का बेनिफिट होगा, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया कि हम बताएंगे कि तुम्हारे बाद नवाब कौन बनेगा, तुम्हारे बाद राजा कौन बनेगा, और जो भी यहाँ पर ऑफिसेस हैं वहां पर जो आपको ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे, इस चीज के ऊपर भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर स्टार्ट किया। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स का पहले जो काम था वो एक अलग तरीके से था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसमें देख रहे हैं कि हम अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने अपने खुफिया जो है वो लोग भी यहाँ पर अपॉइंट कर दिए, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ जो उनके इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसमें भी इन्होंने यहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। तो आई होप जितनी चीजें मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करी हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात अगर हम देखते हैं तो कई बार यहाँ पर क्या होता था कि कंपनी जो है वो स्टेट को, मतलब जो भी यहाँ पर किंगडम है, जो भी टेरिटरी है, उसको यहाँ पर फोर्स करती थी कि आप यहाँ पर क्या करिए, सब्सिडरी अलायंस जो है वो हमारे साथ यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भाई सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, तो एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और बाकी बड़े नंबरों में भी ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर क्या था। देखो, सब्सिडरी अलायंस के बारे में अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, ठीक है, मतलब सब्सिडरी अलायंस जो है इसमें होगा कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। मतलब कि जो भी भारत में यहाँ पर राजा लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे, जो राजा का रूल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उनको यहाँ पर ये परमिशन नहीं थी कि आप यहाँ पर क्या करोगे, जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे हर राजा का एक यहाँ पर सेना होती है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि आप अपनी खुद की सेना जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यहाँ पर नहीं रख सकते हो। ठीक है, they were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि भाई राजा जो होते थे उनको ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये कहा कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस बना लो। सब्सिडरी अलायंस में क्या होगा कि हम जो है आपको यहाँ पर ये परमिशन नहीं देंगे कि आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको मेंटेन करो। ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हम क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो इसलिए आप हमको यहाँ पर क्या करना है कि पैसे प्रोवाइड करना। तो पैसे क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि हमको थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू भी यहाँ पर मिले, और हमने यहाँ पर क्या है कि आपके लिए जो है एक फोर्स यहाँ पर जो है वो मेंटेन करी है, तो फोर्स को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या है कि अपनी आर्मी यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, और पैसा जब आप हमें दोगे तो उससे क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे बीच में एक सब्सिडरी अलायंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सब्सिडरी अलायंस में सिंपल सी बात यहाँ पर ये हुई कि इंडियन रूलर्स जो हैं वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते हैं, ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जब भी जरूरत होगी, लेकिन बदले में यहाँ पर क्या होगा कि जो राजा है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो है वो कंपनी को यहाँ पर पैसे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक आर्मी वगैरह मेंटेन करना जो है वो आसान काम नहीं होता है। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके की चीज जो है वो राजाओं के साथ यहाँ पर स्टार्ट करी। If the Indian rulers fail to make the payment, then part of the territory was taken away as penalty। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो कितनी यहाँ पर क्लियर थी, है ना। अब यहाँ पर बात ये हुई कि अगर मान लीजिए कि राजा जो है वो यहाँ पर क्या कर पाएगा कि पैसे नहीं दे पाएगा, है ना। जो आपको बोला गया ना कि भाई ये जो मिलिट्री है उसको मेंटेन करने के लिए आपको पैसे देने हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप पैसे नहीं दे पाते हो तो हम क्या करेंगे कि राजा की जो टेरिटरी है उसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर हथिया लेंगे, है ना। वो डिपेंड करता है कि कितना पार्ट यहाँ पर होगा, पूरा पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट होगा, वो डिपेंड करेगा। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या थे कि ये सब चीजें जानते थे कि कभी ना कभी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए, है ना, जिसकी वजह से राजा जो है वो यहाँ पर पैसे ना दे पाए, और पैसे अगर नहीं दे पाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी जो टेरिटरी है वो यहाँ पर परचेज कर लेंगे, मतलब उसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि पैसे आप दे नहीं पाए हो, तो उसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे, है ना, मतलब हमारा जो कब्जा है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी जो है वो यहाँ पर ये भी निकाली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जब वेलेजली यहाँ पर था वॉज गवर्नर जनरल, ठीक है, याद रखिएगा वेलेजली जो है, जो आपको फोटो में देखने को मिल रहे हैं, जब ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1798 से लेकर 1805 तक की बात यहाँ पर हो रही है।
द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। ठीक है, तो याद रखिएगा अब यहां पर क्या हुआ था कि जो अवध के नवाब थे, है ना, जो अवध वाला रीजन आपको अभी देखने को मिलेगा, आगे मैं मैप भी आपको दिखाऊंगा। सो जो अवध नवाब थे उन्होंने यहां पर क्या किया था कि भाई उनको सब्सिडरी फोर्सेस के लिए जो है वो पैसे देने थे, है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन क्या हुआ कि ये दे नहीं पाए और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनको अपनी जो यहाँ पर टेरिटरी थी, जो टोटल टेरिटरी थी उसका जो हाफ पार्ट है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज यहाँ पर थी वो इस तरीके की थी कि जो राजा हैं उनको पता था कि राजा कहाँ पर फेल हो सकता है, तो वो उन प्रोविजंस को यहाँ पर क्या करते थे कि ऐड करते थे। और आपने देखा कि भाई जो नवाब ऑफ अवध हैं उनको यहाँ पर क्या हुआ कि पैसे देने में तकलीफ हुई और इसी वजह से प्रोविजन यहाँ पर ये था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी टेरिटरी जो है उस पर कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, टेरिटरी पे जो है वो यहाँ पर कब्जा कर लिया था। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन द सिमिलर ग्राउंड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट हैं जो सब्सिडरी यहाँ पर पैसे थे या सब्सिडरी जो फोर्सेस थे उसका जो भी यहाँ पर कंपनसेशन अमाउंट यहाँ पर होता है, जो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हमारी आर्मी को मेंटेन करने के लिए हमें आपको देना पड़ेगा, तो वो नहीं दे पाए राजा। तो कौन कौन से यहाँ पर जो स्टेट्स हैं जो आप ये कह सकते हैं कि सब्सिडरी के तहत उनको टेरिटरी जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों को देनी पड़ी, तो एक यहाँ पर आपको अवध देखने को मिलेगा और एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपको हैदराबाद भी देखने को मिलेगा। हैदराबाद में निजाम का रूल था, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अवध हो गया और हैदराबाद वाला जो रीजन है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगली बात करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में बात हो रही है जिनका नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। मैसूर पहले जो है एक अलग प्रोविंस भी आपको देखने को मिलती थी, तो वहीं पर एक सुल्तान थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते हैं, तो टीपू सुल्तान को जो है वो टाइगर ऑफ मैसूर यहां पर कहा जाता है। इनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, अभी यहां पर क्या हो रहा था, अभी मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी जो है वो रेयरली किसी पर्टिकुलर जो यहां पर अननोन किंगडम होता था उसके ऊपर यहां पर अटैक करती थी। लेकिन अगर कंपनी को कभी ऐसा लगता है कि यार हमारे जो राजनीतिक और जो आर्थिक इंटरेस्ट हैं, है ना, मतलब जो हमारी पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, जो हमारा ट्रेड वगैरह यहाँ पर चल रहा है, अगर इसके ऊपर उनको ये लगता था कि ये डायरेक्ट हमारे ऊपर जो है वो एडवर्स इंपैक्ट इस चीज का पड़ रहा है, तो आप ये कह सकते थे कि वो यहाँ पर क्या करते थे कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, मतलब कि सामने वाला जो किंगडम है उसके साथ डायरेक्टली यहाँ पर लड़ाई करने पहुंच जाते थे। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है इसी का एग्जांपल आपको जो है वो मैसूर में यहां पर देखने को मिला और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम टीपू सुल्तान जी के बारे में जो डिस्कशन है वो यहां पर कर रहे हैं। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड जो है आप देख सकते हैं कि 1761 से लेकर 1782 तक था और उसके बाद यहां पर क्या है कि उनके बेटे जो टीपू सुल्तान है उनका रूल आपको 1782 से 1799 तक देखने को मिला, है ना। मतलब कि जो मैसूर किंगडम है वो एक बहुत पावरफुल रूलर था जिसमें हैदर अली आपको देखने को मिलेंगे। हैदर अली का जो रूल था वो 1761 से लेकर 1782 तक था। उसके बाद उनके बेटे उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे, उनका नाम था टीपू सुल्तान और वो 1782 से लेकर 1799 तक जो है वो यहां पर सुल्तान रहे। तो इसी चीज को एग्जांपल हम के रूप में हम यहां पर समझ रहे हैं। केस स्टडी आपको यहां पर दी गई है ना, कि जब यहां पर कंपनी को लगता था कि उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि डायरेक्टली उस पर्टिकुलर किंगडम से जो है वो लड़ाई करने यहां पर पहुंच जाते थे, जैसा उन्होंने मैसूर के साथ किया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था कि पेपर हो गया, कार्डमम वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर स्पाइसेस वगैरह ये लोग परचेज करते थे। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हमने भारत का ये थोड़ा सदर्न स्टेट यहाँ पर बनाया, सदर्न स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गोवा, जैसे मान लो ये, ठीक है, तो गोवा वाला जो कोस्ट होता है उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखोगे तो ये कन्नड़ वाला कोस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये कर्नाटका है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो केरला वाला रीजन आपको देखने को मिलता है, तो केरला वाला रीजन यहाँ पर क्या है, ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मालाबार कोस्ट है। वैसे मालाबार एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जो इसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो मालाबार वाला कोस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सदर्न स्टेट में अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका का जो यहाँ पर मैसूर है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर किंगडम था।
तो मालाबार वगैरह से वो क्या करते थे कि जो भी पोर्ट वगैरह यहां पर होते थे उनकी ट्रेड एक्टिविटीज को ये लोग यहां पर मैनेज करते थे। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो कंपनी क्या करता था कि जो पेपर है, काली मिर्च वगैरह, कार्डमम वगैरह, ये सब चीजें यहां पर क्या की जा रही थी, ये इनके द्वारा यहां पर कंपनी के द्वारा परचेस यहां पर की जाती थी। 1785 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो यहां पर ये कर दिया कि टीपू सुल्तान ने 1785 में ये निर्णय लिया कि भाई जो भी चीजें है ना, जैसे सैंडलवुड हो गया है ना, सैंडलवुड काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पेपर है, ठीक है, कार्डमम वगैरह हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इन सब चीजों का जो एक्सपोर्ट था वो यहां पर टोटल बंद हो गया, ठीक है। जैसे सैंडलवुड के बारे में आपने वो पिक्चर देखी होगी है ना, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो बस वही वाली बात यहां पर हो रही है। तो यहां पर क्या है कि ये सैंडलवुड के बारे में डिस्कशन यहां पर किया गया है कि हमने ये बोल दिया कि हम क्या करेंगे कि अपने किंगडम से, टीपू सुल्तान ने यहां पर ये बोला कि सैंडलवुड का, पेपर का और कार्डमम का, है ना, इन सब चीजों का जो भी यहां पर अभी तक एक्सपोर्ट यहां पर हो रहा था वो सब चीजें नहीं होगी। और जो भी लोकल मर्चेंट्स थे, है ना, मतलब उनके जो एरिया में, उनके किंगडम में जो लोकल मर्चेंट्स हैं, व्यापारी आपको देखने को मिल रहे थे, जो क्या करते थे कि कंपनी के साथ ट्रेड करते थे, उनको यहां पर बोल दिया गया कि आप लोगों को कंपनी के साथ यहां पर ट्रेड नहीं करना है ना। ना तो हम अपने यहां से कोई एक्सपोर्ट यहां पर करेंगे और ना ही आप कंपनी के साथ कोई लोकल लेवल पर जो ट्रेड है वो यहां पर करोगे। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो चीजों के लिए यहां पर सदर्न किंगडम यहां पर फेमस है, सैंडलवुड के लिए, पेपर के लिए, कार्डमम के लिए, वो सब चीजें अब उनके किंगडम से बाहर नहीं जाएंगी और वहां के जो व्यापारी हैं वो डायरेक्टली भी यहां पर कंपनी के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। तो वो चीजें यहां पर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेंगी नहीं। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक जो लॉस है वो किसको होगा, वो अंग्रेजों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, है ना, जिसमें ब्रिटिशर्स भी थे, पोर्चुगीज भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन थे वो यहाँ पर कौन थे, बाकी सब ट्रेड कंपनी, चाहे वो पोर्चुगीज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो। लेकिन टीपू सुल्तान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टीपू सुल्तान ने अपने जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंच जो यहाँ पर आर्मी आपको देखने को मिलेगी, है ना, या जो फ्रेंच कंपनी आपको देखने को मिल रही थी, उसके साथ इन्होंने अपने रिलेशन जो है वो यहां पर इंप्रूव करे और अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज का मतलब यहां पर ये होता है कि मॉडर्न जो यहां पर टेक्निक्स हैं वो इन्होंने अपने आर्मी के जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको यहां पर सिखाई, ताकि युद्ध वगैरह में इनको यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिले। तो टीपू सुल्तान यहां पर क्या कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान जो फ्रेंच कंपनीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन को करने। तो अब हमको एक बहुत सही ग्राउंड यहां पर समझ में आ गया कि भाई देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिल रहा है और यहां पर जो पॉलिटिकल इनकी स्टेबिलिटी है उसको भी यहां पर खतरा देखने को मिल रहा है। तो अब हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ गई कि जब मैंने आपको पहला पॉइंट यहां पर बताया था कि जब भी ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको किसी भी तरीके का यहां पर खतरा है, तो डायरेक्टली वो यहां पर क्या करते थे, लड़ाई करते थे। तो दोनों पॉइंट हमको समझ में आ गए कि टीपू सुल्तान के मैसूर किंगडम में इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो यहां पर क्रिएट हो रही है। अब उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो एकदम डर गए कि अब यार ये क्या होने वाला है, ये तो अलग तरीके से काम यहां पर हो रहा है। They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous ruler who had to be controlled and crushed, ठीक है। तो उनको ये लगा कि हैदर अली जो है और टीपू सुल्तान जो हैं वो दोनों यहाँ पर क्या है कि वो आप ये कह सकते हैं कि वो एम्बिशियस हैं, उनका एम्बिशन बहुत बड़ा है ना, एरोगेंट है और डेंजरस है। तो इनको यहाँ पर कंट्रोल करना और इनको जो है वो यहाँ पर क्रश करना, वो दोनों चीजें यहाँ पर जरूरी हैं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स अब ये सोचने लग गए कि इनको किस तरीके से हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स की मैसूर के साथ यहाँ पर 4 लड़ाई हुई, है ना, जिसको हम एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं। पहली लड़ाई जो हुई वो 1767 से लेकर 69 तक हुई। फिर दूसरी लड़ाई 1780 से 84, फिर 90 से 92 और 1799 में। तो ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एंग्लो मैसूर वॉर का मतलब ये यहाँ पर ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उनकी लड़ाई जो मैसूर का यहाँ पर आपको किंगडम देखने को मिलेगा उससे यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो एंग्लो मैसूर वॉर ये हो गए। Only in the last, the battle of सेरिंगपट्टनम did the company ultimately win a victory, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि शुरू के अगर हम 3 यहां पर वॉर देखेंगे तो उससे यहां पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट जो है वो आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो यहां पर ये चौथा एंग्लो मैसूर वॉर यहां पर हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक है। जैसे आपने कई बार नाम भी सुना होगा ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ब्रिटिशर्स के बीच में और जो यहाँ पर ये मैसूर का किंगडम था उसके बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम में कंपनी को जो है वो फाइनली यहाँ पर जीत मिली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो मैसूर किंगडम के रूलर्स यहाँ पर थे उन्होंने अंग्रेजों की यहाँ पर वाट लगा दी थी।
ठीक है, मतलब उनके साथ ये 4 लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर ब्रिटिशर्स को यहाँ पर जीत मिली। ब्रिटिशर्स को जीत इसलिए मिली क्योंकि मॉडर्नाइज थी चीजें, है ना, और चीजों को कंट्रोल करना उनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आता था, इसलिए उनको यहाँ पर इन पर्टिकुलर वॉर्स में जो है वो जीत देखने को मिलती रही। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग इज कैपिटल सेरिंगपट्टनम, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो कैपिटल थी वो यहाँ पर थी सेरिंगपट्टनम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू का आपको दिखता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मुस्कुराता हुआ दिख रहा है कि नहीं, कि भाई ये पूछ लेंगे कि जो टीपू सुल्तान का किंगडम था उसकी कैपिटल क्या थी, तो उसका नाम था सेरिंगपट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयर्स एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद जब यहाँ पर टीपू सुल्तान जी को इन्होंने मार दिया, ठीक है, तो मारने के बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो चीजें थी, है ना, वो यहाँ पर आपको चेंज होती हुई दिखाई दी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो इससे पहले फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी थी, है ना, मतलब टीपू सुल्तान जी के पहले जो यहाँ पर डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या किया, उसको इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिसको यहाँ पर वोडेयर्स जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है, और इनके साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर कर लिया। मतलब कि जो वोडेयर्स डायनेस्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर क्या करेगा कि अपना जो यहाँ पर कोई भी आर्मी वगैरह होता है वो सब चीजें आप मेंटेन नहीं करोगे, वो चीजें यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा आपको, जो आर्मी वाली सुरक्षा है वो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो अभी हमने सब्सिडरी अलायंस किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया कि जब भी कंपनी के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको खराब होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है वो आपको देखने को मिलती थी। तो आई होप जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सब कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो आप मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए ना, जो 1 मार्कर में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना, जैसे टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या था, उनकी कैपिटल यहाँ पर क्या थी, कितने वॉर यहाँ पर लड़े गए थे, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। अब अगली बात हम यहाँ पर देखेंगे, अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो ये करना है कि मराठास के साथ जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई है ना, या जो वॉर यहाँ पर ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में आपको देखने को मिला, जिसको हम एंग्लो मराठा वॉर भी यहाँ पर कहते हैं। जैसे अभी मैसूर के साथ हमने एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पर डिस्कस किया, उसी तरीके से एंग्लो मराठा वॉर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये मराठास के साथ यहाँ पर हुआ। तो अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power। ठीक है, मतलब कि लेट 18th सेंचुरी की बात यहाँ पर ये होगी कि जैसे मान लीजिए कि 1765 के बाद जो है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद का टाइम पीरियड है ना, तो इन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर मराठा पावर है ना, जो मराठा पावर है इसे भी हमें क्या करना है कि पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, मतलब मराठा पावर को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे हमने टीपू सुल्तान की पावर को डिस्ट्रॉय यहाँ पर किया। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब देखो बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर क्या है कि 3 बैटल हुई है ना। पहली बैटल अगर आप देखोगे तो पहली बैटल हुई थी यहाँ पर 1526 में। ठीक है, 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट यहाँ पर हुआ था 1526, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, तो उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई है ना। तो इब्राहिम लोदी हार गया और उसके बाद मुगल जो सल्तनत है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होती हुई आपको दिखाई दी। फिर उसके बाद 1556 में जो सेकंड बैटल यहाँ पर हुआ था, है ना, तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लड़ाई हुई। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 1526, फिर 1556 और उसके बाद फाइनली जो है वो 1761 में अगर आप देखोगे तो बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर हुआ, जिसमें अंग्रेज और मराठा जो है उनके बीच में लड़ाई देखने को मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन द 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो ब्रिटिशर्स मैंने यहाँ पर बोल दिया, आई थिंक इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनकी यहाँ पर जब हार यहाँ पर हुई, तो आप ये कह सकते हैं कि मराठास जो है, जिनका यहाँ पर सपना था कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि इनका सपना ये था कि दिल्ली से यहाँ पर रूल किया जाएगा, वो चीजें जो है वो आपको यहाँ पर क्या हुआ कि वो आपको समाप्त होता हुआ दिखाई दिया, है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि भाई मराठास को हम यहाँ पर खत्म करते हैं और अपनी पावर करेंगे। ठीक है, ये सोच ही रहे थे उसी टाइम पीरियड पर जो यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर था 1761 में। उसमें यहाँ पर क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर जो है, ठीक है, वो क्या कर दिया कि इनको यहाँ पर हरा दिया। ठीक है, जो मराठास पावर हैं उनको यहाँ पर डिफीट कर दिया, और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इनका सपना था कि हम दिल्ली से यहाँ पर रूल करेंगे, वो चीजें यहाँ पर समाप्त हो गई। अब इसी की वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज इसका फायदा उठाते हुए आपको दिखाई देंगे। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ। ठीक है, मतलब इसमें इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मराठास की यहाँ पर
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है वो यहाँ पर हार हुई, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो मराठा जो है वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया, मतलब इनके भी अलग अलग तरीके के सरदार्स के कंट्रोल में अगर आप देखोगे चीजें तो वो यहाँ पर डिवाइड होती हुई दिखाई दी, बिलोंगिंग टू द डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, है ना, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि चाहे आप ग्वालियर की सिंधियास देख लीजिए, इंदौर के होलकर्स देख लीजिए, है ना, गायकवाड़ और भोसले वगैरह जो आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे लोग कौन से हैं, ये सारे के सारे लोग जो है ये आपको मराठास देखने को मिलेंगे। तो जब यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा यहाँ पर हारते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मराठा जो है उनके जो अलग अलग सरदार्स हैं उनके बेसिस पे जो है उनका डिवीजन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जैसे सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए और भोसले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी चीफ्स वर थे, है ना, उनको यहाँ पर क्या किया गया, उनको एक कॉन्फेडरेसी जो है, जो कि एक पेशवा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, पेशवा बाजीराव वगैरह, ये सब नाम आपने सुना। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं नाना फडणवीस जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर फोटो में। तो पेशवा प्रिंसिपल्स जो भी यहाँ पर थे, ठीक है, मतलब कि जो प्रिंसिपल मिनिस्टर्स होते हैं जो यहाँ पर क्या करेंगे, मराठास की यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे आपने वो बाजीराव मस्तानी भी एक मूवी यहाँ पर आई थी तो उसमें भी देखा था, साहू जी की मदद करने के लिए आपको बाजीराव यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इनको एक कॉन्फेडरेसी में रखा गया जिसमें पेशवास जो है वो इनकी यहाँ पर क्या करते थे कि जो प्रिंसिपल मिनिस्टर हैं और जो भी मराठास के अफेयर्स यहाँ पर होते थे उनको ये मेंटेन करते थे। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ये पेशवा आपको देखने को मिलेंगे ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुए, मतलब कि मराठा जो भी यहाँ पर रूल होगा, जिस भी तरीके से यहाँ पर ये चीजें आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, उसमें जो पेशवा है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान आपको देखने को मिलता रहा। फिर उसके बाद महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, एक तो यहाँ पर महाजी सिंधिया, ठीक है, और उसके बाद नाना फडणवीस। ये दो फेमस यहाँ पर मराठा सोल्जर्स थे, ठीक है, जिनका आप ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान आपको देखने को मिला, जिसमें नाना फडणवीस जो है जिनकी फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर वॉर वगैरह हुए, जिसकी वजह से इनकी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आपको कमजोर होती हुई दिखाई दी। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई देयर वाज नो क्लियर विक्टर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब मराठा और ब्रिटिशर्स की यहाँ पर लड़ाई हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहला वॉर था वो 1782 में यहाँ पर एंड हुआ, जिसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो यहाँ पर साइन किया। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपसे पूछ लेंगे कि ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो किसके किसके बीच में साइन करी गई थी, तो ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में जो है वो यहाँ पर साइन करी गई। सेकेंड, और इसमें यहाँ पर यह है कि कोई क्लियर विक्टर नहीं था कि भाई कौन जीता, है ना, मराठा जीते या ब्रिटिशर्स जीते, तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग द आगरा एंड दिल्ली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि 2 साल यहाँ पर आपको लगभग देखने को मिला, इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे अलग अलग फ्रंट, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पर जो है वो लड़ाइयाँ यहाँ पर होती रही। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद आप ये कह सकते हैं कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो रीजन्स हैं वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में यहाँ पर आ गए, जिसमें अगर आप देखोगे तो उड़ीसा वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, आगरा और दिल्ली वगैरह वाला जो रीजन है ये भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या कर लिया, चीजों को कंट्रोल कर लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 से लेकर 1819 क्रस्ट मराठा पावर। ठीक है, तो तीसरा जो यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया कि मराठा जो रूल है उसको यहाँ पर क्रश कर दिया, मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मैंने मराठा के बारे में आपको पॉइंट यहाँ पर समझाए, बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर थर्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो मराठास थे उनकी यहाँ पर हार हो गई। उसके बाद मराठास अलग अलग चीफ के कैटेगरी में, चाहे वो सिंधिया हो, होलकर हो, गायकवाड़ हो, भोसले हो, इनके रूप में डिवाइड हो गए और इनकी मदद करने के लिए पेशवा आपको देखने को मिले, ठीक है, जो कि उनके मिनिस्टर होते थे, जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर देखते थे। लेकिन छोटे छोटे आपस में जो वॉर यहाँ पर होते रहे, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन यहाँ पर बहुत खराब हो गई। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये देखा कि मराठा को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मराठा ने यहाँ पर ये बोला था कि पूरी भारत में जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है वो अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन जब उनकी सिचुएशन इन्होंने ये देखी कि यार ये कमजोर हो गई है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अलग अलग तरीके की चीजों के ऊपर फोकस किया, है ना। और फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट किया। पहला यहाँ पर जो है वो वॉर हुआ,
ठीक है, जो 1782 में यहाँ पर खत्म हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबई हुई, लेकिन कौन जीता कौन हारा इसका कोई यहाँ पर क्लियर चीजें जो है वो मेंशन नहीं करी गई। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक, इसमें काफी ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं, है ना, आप अगर उसको देखोगे तो उसमें ब्रिटिशर्स को देखने को मिले। और फाइनली जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर हुआ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि मराठा पावर को पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पराजित कर दिया, उनको हरा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये आपको समझाने हैं, है ना, और मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि किस तरीके से जो ये सिचुएशन है वो यहाँ पर आगे बढ़ी गई। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो पेशवा वगैरह थे, जो यहाँ पर क्या करते थे कि इनकी यहाँ पर मदद करते थे, है ना, जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मराठास, उनकी पेशवा जो है वो मदद करते थे, उनको यहाँ पर हटा दिया गया और उनको बिथुर जो है वो यहाँ पर भेज दिया गया, जो कि यहाँ पर आपको कानपुर के पास देखने को मिलेगा, और उनको पेंशन वगैरह यहाँ पर दी जाने लगी। ठीक है, तो ये पेशवा वगैरह आपको इस तरीके से फोटो में देखने को मिल रहे हैं। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्या। ठीक है, तो आपको पता है कि विंध्या जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये विंध्या है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये आपको सतपुड़ा देखने को मिल रहा है, इसके बीच में मां नर्मदा जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है, मतलब नर्मदा रिवर का आपको यहाँ पर फ्लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो विंध्या माउंटेन है ना, ये जो विंध्याचल आपको देखने को मिल रहा है माउंटेन, इसके साउथ में जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से अगर आप कंट्रोल देखेंगे तो वो यहाँ पर क्या हो गया, वो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कंट्रोल हो गया। कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास, मतलब इसके नीचे कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। विंध्यास के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह हैं, वहां पर अभी कंट्रोल एस्टेब्लिश करना बचा हुआ है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसके नीचे वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से जो है वो एस्टेब्लिश होती हुई आपको दिखाई दी, है ना, जिसमें इन्होंने जो मैसूर वाला किंगडम था उसमें जो इन्होंने हराया, मराठास को जो यहाँ पर हराया, उससे इनको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। अब उसके बाद बात करेंगे द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। ठीक है, तो क्लेम टू पैरामाउंटेसी अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 1823 तक, है ना, अलग अलग तरीके के जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात की गई है, जो कि 1813 से 1823 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक नई पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इनिशिएट की गई। अब इसमें ये जो पैरामाउंटेसी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है कि आपको ज्यादातर एरिया में जो है वो यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल रहा है, और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर ये क्लेम कर दिया कि हमारी जो पावर है वो सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादातर एरियाज में कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से जो चीजें हैं उनको यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो इंडियन स्टेट से अगर हमारी पावर को आप कंपेयर करोगे तो हम ज्यादा पावरफुल हैं, और इसीलिए क्या है कि हम पैरामाउंट हैं, है ना, पैरामाउंट मतलब एक सुप्रीम जो यहाँ पर होते हैं ना, उनको हम पैरामाउंट कहते हैं। तो इस तरीके से बातें जो है वो यहाँ पर हेस्टिंग्स के दौरान यहाँ पर उसका जब टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा था, तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर शुरू करी गई। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि हमारा रूल आपको स्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम अपने इंटरेस्ट में कि भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी के ऊपर अटैक यहाँ पर करते हैं या किसी के ऊपर अटैक करने की धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख जो है वो दिखाने की कोशिश करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सिचुएशन यहाँ पर वॉर जैसी पहुंच सकती है। तो ये चीज जो है वो जस्टिफाई होने लग गया, क्योंकि अब इनका कंट्रोल जो है वो आपको पूरे भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और इसी वजह से अपनी पावर को जो है वो यहाँ पर सुप्रीम जो है वो डिक्लेयर कर चुके थे। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। बाद में भी अगर हम देखेंगे तो जैसे ब्रिटिश रूल यहाँ पर आपको आगे बढ़ता गया, जिस भी तरीके से इन्होंने अलग अलग जगह पर चीजों के ऊपर अटैक किया, उनको कंट्रोल किया, तो वहां पर भी यही रीजन जो है वो यहाँ पर जस्टिफाई होता है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ठीक है, इसको भी यहाँ पर क्या है कि ऐसा थोड़ा ना होगा कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुछ बोल दिया तो बस वही चीजें जो इंडियन रूलर्स हैं, इंडियन किंगडम्स हैं, उसको यहाँ पर ये मान लेंगे। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर चैलेंज किया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, जो कर्नाटका में है, रानी जो यहाँ पर आपको चन्नम्मा देखने को मिलेंगी, टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अब हम किसी के ऊपर अगर अटैक कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर पैरामाउंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा सुप्रीम यहाँ पर हो गए हैं, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो है वो बातें करने लग गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कह दिया उसको बाकी के जो रूलर्स हैं वो यहाँ पर मान जाएंगे। कुछ लोग तो डर के मारे मान जा रहे थे, लेकिन कुछ भी अगर हम देखेंगे तो रानी जो चन्नम्मा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इनके जैसे वीर जो यहाँ पर महिलाएं थी वो भी यहाँ पर थी,
जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, ये कित्तूर में है, ठीक है, याद रखिएगा कित्तूर जो है वो आज के टाइम पीरियड पर कर्नाटका में देखने को मिलेगा, वहां की ये रानी थी। उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर कह रहे थे कि आपको हमारा जो सुप्रीम चीजें हैं, है ना, क्योंकि हम सबसे सुप्रीम है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि अपने जो राज्य है वो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको वॉर में हरा देंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि बोले ठीक है तुम वॉर करो, मैं तुम्हारा यहाँ पर जो है वो सामना करूंगी, इस तरीके से मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाली हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एंटी ब्रिटिश जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था उसको यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ाया। तो याद रखिएगा रानी चन्नम्मा जो है वो कहां पर थी, ये कित्तूर कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। 1824 में इनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। ब्रिटिशर्स के पास पावर ज्यादा थी, सैनिक ज्यादा थे, तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं पाया, और 1824 में इनको यहाँ पर जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, और 1829 में जेल में जो है ना, वो उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। बट रायना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पर रायना नाम से जो है एक पुअर चौकीदार आपको देखने को मिलेगा, जो कि संगोली कित्तूर में ही था, मतलब उसी किंगडम का आपको एक यहाँ पर जो है व्यक्ति देखने को मिलेगा जिसका नाम है रायना। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा था कि वो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसको कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। मतलब रानी चन्नम्मा जो है उनकी यहाँ पर भले यहाँ पर डेथ हो गई थी, लेकिन जो यहाँ पर रायना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एक पुअर चौकीदार था संगोली इन कित्तूर, उसने यहाँ पर क्या बोला कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो यहाँ पर आवाज रानी ने उठाई है उस चीज को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या किया कि बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि एंटी ब्रिटिश जो सेंटीमेंट्स थे वो आपको सदर्न इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिल रहे थे। तो उसने बहुत सारे जो ब्रिटिश कैंप्स थे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह थे, उन सब चीजों को पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, उसको पकड़ लिया गया और 1830 में जो है वो उसको यहाँ पर फांसी की सजा दे दी गई। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप 1830 में देखोगे तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीयों को तो इसने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था, जितने भी पावरफुल चीजें थी उन सब चीजों को यहाँ पर इन्होंने अपने वश में कर लिया था। लेकिन 1830 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको चिंता किससे हुई, उसको चिंता हुई रशिया से। तो अभी रशिया कैसे आ गया भाई, तो इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ये लगा कि भाई रशिया जो है यहाँ पर वो यहाँ पर क्या कर सकता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, जहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना एक्सपेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के थ्रू भारत में उसकी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके की जो उम्मीद थी वो यहाँ पर लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे थे कि रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये सोचा कि ये भारत में अगर इनकी एंट्री हो जाएगी तो फिर हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा सा खतरे में यहाँ पर पड़ सकता है। जब इनको ये डर यहां पर सताने लग गया तो ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, और इसी वजह से उन्होंने यहां पर ये सोचा कि नॉर्थ वेस्ट जहां से रशियन एंट्री भारत में जो है वो यहां पर हो सकती है, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, उसको जो है वो हम यहां पर सिक्योर करना है। अभी तक जो भी पूरी बात देखोगे आप बंगाल वगैरह में देखेंगे, सदर्न इंडिया में बात देखेंगे, अभी हमने नॉर्थ के बारे में और नॉर्थ वेस्ट वगैरह का जो रीजन है उसके बारे में बहुत ज्यादा हमने बात नहीं करी। जब इनको रशियन एम्पायर का यहाँ पर जो है भय सताने लग गया, डर लगने लग गया, तो इनको ये लगा कि यार ये नॉर्थ वेस्ट से एंट्री इनकी यहाँ पर हो सकती है, तो क्योंकि ऊपर की तरफ आपको रशिया देखने को मिलेगा तो एंट्री का वही सही तरीका है, और नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर तो हिमालय वगैरह हो जाएगा, तो रशिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो सिचुएशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही आपको सबसे सही लग रही थी कि यहां से ही उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसी वजह से इन्होंने ये सोचा कि अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, जहां पर आपको ये पंजाब वगैरह वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अफगानिस्तान वगैरह में आपको लड़ाई लड़ती हुई देखने को मिली 1838 से लेकर 1842 तक, और वहां पर उन्होंने क्या किया कि अपना जो कंट्रोल है, कंपनी रूल है, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। मतलब करीब आप ये कह सकते हैं कि 4 साल अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के बाद कंपनी रूल जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद सिंध जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो 1843 में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, और अगला जो यहाँ पर रीजन आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा पंजाब, है ना। कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो पंजाब है, जैसे पंजाब अब पाकिस्तान का अलग पंजाब है, इंडिया का अलग पंजाब है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर एक ही था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगला जो लाइन में आपको चीजें देखने को मिलेंगी वो ये थी कि भाई हमें अब पंजाब को यहाँ पर जो है वो कंट्रोल करना है, उसको लेकर आना है। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, ठीक है, ये फोटो में देख सकते हैं, ये है रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। तो इनकी प्रेजेंस जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर सोच रहे थे कि ये काफी आसान हमारे लिए जो है वो
हाँ चीजें होने वाली हैं, बहुत आसानी से चीजों को यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, ये इतना आसान यहाँ पर था नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको महाराजा रंजीत सिंह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि नॉर्थ वेस्ट को हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, वहां पर चीजों को मेंटेन करना है। अफगानिस्तान में 4 साल लड़ाई लग के उन्होंने कंपनी रूल एस्टेब्लिश कर दिया, सिंध को कंट्रोल कर लिया, और अगली चीज जो है वो यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिली। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब महाराजा रंजीत सिंह जी की यहाँ पर डेथ हुई 1839 में, 2 प्रोलॉन्ग वॉर वर फॉट विद द सिख किंगडम, ठीक है, सिख किंगडम के साथ जो है वो यहाँ पर लड़ाई हुई। आप ये देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर रीजन है सिख इंपायर वाला, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड, ठीक है, और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, उनकी डेथ हुई। उसके 10 साल में जो है वो पंजाब को इन्होंने यहाँ पर एनेक्स कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में पंजाब भी आपको देखने को मिला। और याद रखिएगा, ये जो पंजाब वाला रीजन है, इसके लिए जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी उसको बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। जैसे हमने मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मराठास के साथ एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और एंग्लो सिख वॉर जो है वो आपको देखने को मिला। और फाइनली 1849 में जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब को एनेक्स कर लिया गया। तो जो भी ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इनके ऊपर जो है वो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आप यहाँ पर नोट करके चलो, ताकि बाद में चीजों को रिवाइज करने में और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और अपनी स्टडी टेबल पर ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है वो लिखकर चिपका देना, ताकि रिवीजन करते रहो तो आप रेगुलर बेसिस पे याद कर लो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड पर इन सभी ईयर्स को हम यहाँ पर याद करेंगे तो उससे काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको रेगुलर बेसिस पे आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। अब अगली बात करेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हड़प नीति। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है। तो अगर आप देखेंगे द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किससे रिलेटेड है, ये लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। वो वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 से लेकर 1856, ठीक है, 1848 से लेकर 1856 तक जो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो उनका यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखने को मिलेगा। ये है क्या, ये भी मैं आपको समझाता हूं। बाकी अगर आप देखेंगे, ही डिवाइज अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इनकी एक पॉलिसी थी जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये पूछ लेंगे आपसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर क्या था, इसको थोड़ा समझाओ, है ना, किसने दिया था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये था क्या, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि भारत में जो पहली ट्रेन थी वो 1853 में चली थी, है ना, मुंबई से लेकर थाने। तो वो जो ट्रेन चलाने का यहाँ पर क्रेडिट जाता है वो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल को यहाँ पर जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या हुआ कि अगर कोई किंगडम है, ठीक है, वहां पर आपको राजा रानी देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि राजा रानी की कोई संतान नहीं है ना, और संतान कैसी, भाई मेल, है ना, क्योंकि हमारे देश में बहुत पुराने टाइम पीरियड से जो है वो पैट्रियार्की आपको देखने को मिल रही थी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बोला गया कि अगर कोई ऐसा किंगडम है ना, और उसमें राजा रानी है, और अगर राजा रानी की अपनी कोई संतान नहीं है ना, कैसी संतान, मेल संतान, तो आप ये कह सकते हैं कि उनका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि राजा रानी है, उनका कोई बेटा है अपना खुद का, ठीक है, एडॉप्टेड यहां पर नहीं मानेंगे, अपना खुद का बेटा है, तब वो किंगडम जो है वो उनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मेल हियर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब आगे की जो संतान है वो यहां पर मेल नहीं है, तो वो पर्टिकुलर किंगडम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि झांसी में ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती हुई आपको दिखाई दी। आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है, फिर उनके पति, तो उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इनका जो है यहाँ पर जो बेटा था उसकी भी यहाँ पर डेथ हो गई थी। बाद में इन्होंने क्या किया कि एक बच्चा जो है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या कह दिया कि भाई हम इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका बेटा होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये किंगडम आपके पास रहेगा, अदरवाइज आपका जो किंगडम है वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये बोला कि झांसी वाला जो किंगडम है वो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यहाँ पर हमारा हुआ, क्योंकि रानी और राजा जो है इनका कोई यहाँ पर मेल हेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई वारिश जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो पहला किंगडम यहाँ पर एनेक्स किया गया था उसका नाम था सतारा। अब ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा,
NTSE वगैरह में भी अगर आप कोई ओलंपियाड वगैरह दे सकते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको यहां पर सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया, तो पहला किंगडम कौन सा था, अवध, उसके बाद आपको हैदराबाद भी देखने को मिला, फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सतारा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, फिर संबलपुर हो गया, फिर उदयपुर हो गया, फिर नागपुर हो गया, और फाइनली जो है वो झांसी भी जो है वो यहां पर इन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के तहत अपने कंट्रोल में जो है वो चीजें यहां पर ले ली। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ठीक है। बाकी में देखो सतारा और झांसी अलग हैं, बाकी में देखो यहां पर भी पुर आ रहा है, यहां पर भी पुर आ रहा है और यहां पर भी पुर आ रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई सीक्वेंस यहां पर क्या होगा, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि अवध जो है वो भी यहां पर कंट्रोल में आ गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अवध में सब्सिडरी अलायंस भी इन्होंने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी अवध जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आपको जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत यहां पर क्या है, इसकी पॉलिसी यहां पर क्या कहती है वो भी मैंने आपको समझा दी। कौन कौन से पर्टिकुलर किंगडम्स थे जिनको इन्होंने यहां पर इस पर्टिकुलर रूल के तहत यहां पर अपने राज्य में मिला लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में, तो वो चीज आपको यहां पर बताई गई है। अब अगली बात यहां पर देखेंगे, दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट, दे सेड they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि 1856 में जब इन्होंने यहां पर क्या किया कि अवध को इन्होंने यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यहां पर जो है वो चीजें कंट्रोल करी, तो यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ चीजें यहां पर बोली, है ना। उनको बोला गया कि सर आप ये अवध को जो है वो क्यों आपने यहां पर एनेक्स कर लिया, है ना। वो तो चलो ठीक है, वो समझ में आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपने इन जगह पर अप्लाई किया, लेकिन अवध को आपने इस तरीके से क्यों अप्लाई किया। तो इस बार यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो है वो एक नया आर्गुमेंट यहां पर ऐड किया कि भाई अब यहां पर क्या है कि ये कहने लग गए कि ये हमारी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, मतलब कि नवाब जो है वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। जैसे आप देखोगे ना तो यहां पर आपको अवध वाला रीजन जो है वो देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो आपको सुल्तान देखने को मिलेंगे, नवाब देखने को मिलेंगे, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है, ड्यूटी हमारी बन जाती है कि हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, अवध जो है उसको कंट्रोल में लेना पड़ेगा। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was disposed, the people of Awadh joined the great revolt that break out in 1857। ठीक है, तो जिस तरीके से यहां पर क्या किया गया, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बात बताई गई है कि 1856 में कंपनी ने जो है वो यहां पर अवध को कंट्रोल में किया था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं है। इसमें यहां पर क्या है कि मतलब इन्होंने इसी पर्टिकुलर पॉलिसी में जो एक नई चीज यहां पर ये ऐड करी, क्योंकि यहां पर मिस गवर्नमेंट हो रहा है ना, मतलब कि जो नवाब है वो सही तरीके से यहां पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको हम अपने कंट्रोल में लें और जनता को जो है वो यहां पर सही तरीके से सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करें। लेकिन जिस तरीके से नवाब को यहां पर हटाया गया, जिस तरीके से अवध का कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने यहां पर लिया, अवध की जो आम जनता है वो बहुत गुस्सा हुई। और फिर आपको पता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, जिसको हम 1857 रिवॉल्ट यहाँ पर कहते हैं, तो अवध के कई सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को यहाँ पर ज्वाइन किया कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो अंग्रेजी यहाँ पर हुकूमत है वो सही तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रही है, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत गलत हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इनके खिलाफ हम यहाँ पर लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर जो अवध की आम जनता थी उसने इस लड़ाई में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मैंने एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन एक यहाँ पर देखा हुआ है कि भाई वो पर्टिकुलर कौन सा किंगडम था जिसको यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक्वायर किया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम अवध जो है वो यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, कि मिस गवर्नमेंट वाली जो बात थी उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या किया था, उसके बेसिस पे जो आपका अवध है उसको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला देखो यहाँ पर अब ये कुछ मैप वगैरह दिखाए गए हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जो येलो कलर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, येलो कलर में मतलब ये ब्रिटिश रूल की बात हो रही है कि ब्रिटिशर्स जो है वो कहाँ कहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुके थे। और रेड में अगर बात करेंगे तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इंडियन रूलर्स हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल नहीं है ना, ब्रिटिश रूल जो है वो नहीं है। मतलब येलो में जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, और जहां पर ये रेड टाइप का आपको चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1797 की। ठीक है, ये हो गया आपका 1797। तो 1797 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि बनारस, कैलकाटा वगैरह ये सब जो रीजन्स हैं, यहाँ पर बीच में सदर्न स्टेट्स में भी आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिल रहे हैं। तो काफी कम जगह पर जो है वो ब्रिटिश रूल आपको देखने को मिला।
लेकिन फिर उसके बाद हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े और इंडिया अगर हम 1840 में यहां पर देखेंगे तो अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो सदर्न रीजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन यहां पर हो गया है ना। फिर उसके बाद यहाँ ईस्ट वाले पार्ट में भी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट वगैरह वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी अभी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि येलो जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैप में देखोगे और इसमें देखोगे तो येलो वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद 1857 में अगर हम देखेंगे तो 1857 में नॉर्थ वेस्ट वगैरह वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ पर हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसा हेडिंग यहाँ पर दिखा रहा है कि कंपनी रूल एक्सपेंड, जो कंपनी का रूल है वो यहाँ पर एक्सपेंड हुआ। तो वो एक्सपेंशन आपको इस मैप के थ्रू जो आपकी बुक में भी यहाँ पर दिया हुआ है उसमें आपको चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ रही है कि कंपनी जो है वो किस तरीके से भारत के अलग अलग पार्ट में अपना एक्सपेंशन यहाँ पर कर रही थी।